आज हम देखेंगे PM8150B, PM8150, PM8150A या फिर L, इस तरह की जो 3 पावर आईसी होगी, तीनों में देखो PM लिखा हुआ है, यानी कि तीनों पावर आईसी है यहाँ पे, तीनों 3 तरह की PM है यहाँ पे। मैं बता दूँ आपको, जो फर्स्ट PM8150B है इसके अंदर चार्जिंग का फंक्शन होता है, और जो सेकंड PM दिख रहा है यहाँ पे 8150, ये मेन PM है, इसी से क्रिस्टल कनेक्टेड है। और जो हमारा सेकेंडरी PM है वो 8150A हो सकता है या फिर 8150L हो सकता है। सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि PM8150 के अंदर कितने आउटपुट कॉइल्स होते हैं और PM8150A के अंदर कितने आउटपुट कॉइल्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, सभी ये आउटपुट लाइन है, यानी कि आईसी से ये आउट हो रही है। और अब तक के अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, जो अदर सिंगल PM या डुअल PM वाले फ़ोन के पावर आईसी को अगर आपने स्टडी कर लिया है अच्छे से, जो कि आपको वीडियो में दिया गया है, तो उसके बाद आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो कॉइलें दिख रही हैं ये आउटपुट लाइन में किस प्रकार से लगी होती हैं, और इनके फीडबैक लाइन भी होते हैं, और इनके आउटपुट लाइन में कुछ कैपेसिटर लगे होते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं, फिर वो रिटर्न फिल्टर करके फीडबैक आईसी के अंदर देता है। तो वो सारी ट्रैक हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको इतना समझ के चलना है कि इस तरह की फीडबैक लाइन भी होती है। जो आउटपुट में आगे कैपेसिटर होगा उधर रिटर्न फीडबैक आता है, ठीक है। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमने एक समझने के लिए आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना दिया इस आईसीओ के ऊपर। जो दो मेन आईसी है हमारे 8150 और 8150A, उनके ऊपर इतनी कॉइल हैं, यानी कि फर्स्ट PM के ऊपर हमारा टोटल कितना कॉइल आप देख सकते हो, 10 कॉइल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉइल। सेकंड PM जो हमारा यानी कि PM8150A है या फिर L है, उसके अंदर कितनी कॉइल है, टोटल 9 कॉइल दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कॉइल है। तो कौन सी कॉइल पे कौन सी सप्लाई है और वो कब बनेगी, और यहाँ पे हमारा एक CPU दिख रहा है। तो इसमें से मैक्सिमम सप्लाइयाँ जो है कॉइलों पर जो बनेंगी वो CPU के अंदर जाती है। तो देखेंगे कौन सप्लाई CPU के अंदर जाती है और कौन नहीं जाती है, और CPU जो है वो किस तरीके से मेन PM IC से कनेक्टेड है, चार्जिंग वाली PM IC से कनेक्टेड है और सेकेंडरी PM IC से कनेक्टेड है। तो इस PM IC जो PM8150B है वो चार्जिंग का भी काम करती है, यानी इसमें चार्जिंग का भी फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि V बस सप्लाई हमारा यहीं पे इन होगा, V बस यहाँ पे इन होगा, 5 वोल्ट यहाँ कैपेसिटर होगा जिस पे चेक करोगे आप V बस, और उसके बाद यहाँ से VPH पावर इस कॉइल पर जनरेट होगा, और यही VPH पावर जो है रिटर्न आईसी के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे एक बूट कैपेसिटर लगा होगा जिस पर 8 वोल्ट बनेगा, और यही रिटर्न आउट करके इस तरह से बैटरी कनेक्टर पर आ जाएगा VBAT। तो आपको चार्जिंग सेक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। PM8150B जो है चार्जिंग सेक्शन उसका किस तरीके का है आप उसको समझते हो। अभी फ़िलहाल में ये जो PM8150B है ये VPH पावर जैसे ही आईसीओ को देगा, VPH पावर, और यही VPH पावर जो हमारा सेकंड वाले PM को भी एज ए इनपुट मिल जाएगा, यहाँ पर भी इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टोटल इनपुट नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट है वो टोटल 10 बार होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल 10 कॉइलें लगी हुई हैं, उससे ऊपर ही एंट्री होगी उसकी। यहाँ पर 9 कॉइलें हैं तो कम से कम 9 से ऊपर ही एंट्री होगी, यहाँ पे 9 से ऊपर इसके अंदर वो एंट्री करेगा VPH पावर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एक कॉइल की पावर बनाने के लिए एक एक बार VPH एंट्री करेगा, यानी इसके अंदर 9 कॉइल है तो टोटल इसके अंदर 9 रेगुलेटर सेक्शन है और इसके अंदर 10 रेगुलेटर सेक्शन है। तो ये हमारा VPH पावर यहाँ पर भी आ गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या VPH पावर इन आईसीओ के अंदर अगर आ जाती है तो ये दोनों आईसियाँ ट्रिगर हो जाएंगी, यानी कि चार्जर लगाते VPH पावर आएगी, और बैटरी भी आप लगाओगे तब भी VPH पावर आएगी। तो क्या बैटरी या फिर चार्जर कुछ भी लगा दोगे तो ये आउटपुट बना लेंगे क्या? नहीं। तो केवल आप बैटरी लगाओगे तो क्या होगा, बैटरी लगाओगे तो केवल VPH बनेगा, यानी दोनों आईसीओ की इनपुट कंप्लीट होगी, आउटपुट नहीं बनेगा। आउटपुट कब बनेगा? जब पावर बटन आप प्रेस करोगे, वो पावर बटन इन तीनों आईसीओ को एक साथ ट्रिगर करेगा, तीनों में कनेक्टेड होता है पावर बटन। या फिर आप जब चार्जर लगाओगे तो इसके अंदर से 2 सिग्नल एक्स्ट्रा जनरेट होगी जो इन दोनों आईसीओ को ऑन करती है। तो यहाँ से 2 सिग्नल हमें जो चेक करना चाहिए वो होता है, एक सिग्नल यहाँ से इसको मिलेगा जो कि इसका होगा, यहाँ पे लिखा होगा ऑटो ऑन। ऑटो ऑन में 1.8 वोल्ट होगा, यहाँ पे कैप लगा होगा या टेस्टिंग पॉइंट होगा जहाँ पे उसको आप चेक कर सकते हो। और एक दूसरा सिग्नल यहाँ से जनरेट होगा जिसका नाम है फॉल्ट एन।
फॉल्ट एन 1.8 वोल्ट। सिमिलरली ये भी इसी तरीके से टीपी होगा या कैपेसिटर होगा, जहाँ पे इसको आप चेक कर सकते हो। और यही फॉल्ट एन जो है आगे एक्सटेंड होके सेकंड पीएम के अंदर भी चली जाएगी, यानी कि फॉल्ट एन जो है 1.8 वो सेकंड पीएम को भी ऑन कर देगा। तो फर्स्ट पीएम तो ऑन होगा ही फॉल्ट एन, सेकंड पीएम को भी ऑन करेगा फॉल्ट एन। और फर्स्ट पीएम को ऑन करने के लिए 2 वोल्ट सिग्नल्स चाहिए जो कि 1.8 के हैं, एक ऑटो ऑन और एक फॉल्ट एन। और सेकंड पीएम के अंदर केवल फॉल्ट एन जाएगा, जिससे सेकंड पीएम ट्रिगर हो जाएगी। तो इस तरीके से जितनी भी कॉइल पावर दिख रही है आपको, इन सभी सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी रेगुलेटेड 1। ये जो पूरा सेक्शन दिख रहा है ये पूरा हमारा वी रेगुलेटेड 1 सेक्शन है, यानी कि रेगुलेट यहाँ से होगा पहले। उसके बाद इन आईसीओ के अंदर एक वी रेगुलेटेड 2 सेक्शन भी होता है, जैसा कि आप पहले से जानते हो। वी रेगुलेटेड 2 इधर भी होगा, दूसरे आईसी में भी होगा वी रेगुलेटेड 2। तो होता क्या है कि यहाँ पे एक कॉइल लगी होती है इस तरीके से, जो सेकंड पीएम के अंदर आपने पढ़ा होगा पहले से। 660L वाली आईसी या 6150L वाली जो डबल पीएम की जो आईसी का बूट सीक्वेंस आपने देखा होगा, उसमें यहाँ पे एक कॉइल लगी होती है जिसमें एक साइड 1.8 वोल्ट और दूसरे साइड 2 वोल्ट की समथिंग होती है, जो कि VOB सप्लाई के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ से एक VOB का सेक्शन होता है और यहाँ से एक VOB सप्लाई जो है जनरेट होता है। और यही VOB सप्लाई जो है वो तीनों आईसीओ के अंदर इन कर जाती है, चार्जिंग के अंदर भी जाती है और वीरेज 2 में जाती है मेन पीएम के अंदर भी, और जो सेकंड पीएम है यानी कि जो थर्ड पीएम बोल सकते हैं उसको, उसके अंदर भी जाती है VOB सप्लाई। और ये VOB सप्लाई का जो वोल्टेज लेवल है वो कितना होगा, वो वोल्टेज लेवल होता है, यहाँ पे आपको 2 या 3 कैपेसिटर देखने को मिलेगा जिसके ऊपर आप इसको चेक कर सकते हो। ये बक बूस्ट आउटपुट इसको बोलते हैं। बक बूस्ट आउटपुट जो होगा हमारा यहाँ पे 3.6 वोल्ट होगा। ये VPH को रिप्लेस कर रहा है। अगर आप देखो तो पहले के फ़ोनों के अंदर VPH पावर आता था वीरेज 2 में, अभी VOB आ रहा है वीरेज 2 में। तो सेम वैसा ही है यहाँ पे VOB, और यहाँ पर भी VOB और यहाँ पर भी VOB। तो ये होता है हमारा इनपुट कंप्लीट। VPH यानी कि वीरेज 1 की इनपुट, VOB यानी कि वीरेज 2 की इनपुट। फॉल्ट एन और पावर गुड दोनों आईसीओ को ट्रिगर कर दिया, यानी चार्जिंग लग गई है, इस बात का पता चल गया। तो जैसे ही आप चार्जर लगाते हो तो सारी वोल्टेजेस बनती है, तभी तो डिस्प्ले पे चार्जिंग शो करता है। तो जैसे चार्जर लगाओगे तो चार्जिंग लगने से ऑटो ऑन और फॉल्ट इन दोनों आईसीओ को मिलेगी, तो दोनों आईसीओ अपने आउटपुट कॉइलों पर वोल्टेज बनाएगी और वो वोल्टेज सीपीयू में जाएगी और सीपीयू पूरी तरीके से ऑन होगा, रीसेट होगा, उसको क्लॉक सिग्नल मिलेगा और सीपीयू ईएमएमसी या यूएफएस से कनेक्ट होगा और उससे कम्युनिकेट करके जो भी डेटा उसको मिलेगी वो डिस्प्ले पर शो कर देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अब आपको ये समझना है कि फर्स्ट पीएम और सेकंड पीएम के अंदर कॉइलों की संख्या कैसे बढ़ गई इतनी ज़्यादा, 10-10 कॉइलें क्यों हो गई। पहली चीज़ तो आपको ये समझना है। उसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये समझना है, चलिए सीपीयू को हम यहाँ पर ला देते हैं क्योंकि सीपीयू का काम यहीं से होने वाला है। दूसरी चीज़ आपको ये समझना है कि ये जो सप्लाइयाँ कॉइलों पर बन रही हैं, आपको पता है कि इन कॉइल पावर के अंदर करंट की एम्पलीट्यूड अधिक होती है। इनमें कॉइल पे जो सप्लाई बनती है उनमें करंट की मात्रा जो होती है काफ़ी अधिक होती है। तो उसमें आपको करंट की मात्रा अधिक क्यों लगती है, क्यों बनती है वहाँ पे कॉइलों पे, क्योंकि जो सीपीयू यूज़ किया गया होगा इन पावर आईसी के साथ में, उसके अंदर का हर एक सेक्शन जो होगा काफ़ी एक्सटेंड किया गया होगा और उस एक्सटेंडेड सेक्शन को ऑन करने के लिए काफ़ी करंट की आवश्यकता पड़ती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक सीपीयू को प्रॉपर ऑन होने के लिए, यानी कि एक सीपीयू की इनपुट सप्लाई का जो रिक्वायरमेंट होता है वो ये होता है कि किसी भी सीपीयू को आप लो वोल्टेज के साथ में हाई करंट दोगे तभी वो सीपीयू ऑन होगा। इसीलिए यहाँ पे कॉइलों पर इतनी ज़्यादा सप्लाइयाँ बनाई जा रही हैं, क्योंकि सीपीयू को यहाँ पे वेरी हाई करंट चाहिए, बहुत ही ज़्यादा करंट चाहिए और वोल्टेज उसमें कम चाहिए, 0.8, 0.7, 0.9, 1.1, 1.2 इस तरह के वोल्टेजेस चाहिए। तो उसके अंदर करंट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसमें कॉइलों की संख्या आई कहाँ से, तो जो आप पहले पावर आईसी पढ़े थे, PM660 हो गया, 660L हो गया, PM671
7150 हो गया, या 6150 हो गया, दोनों सेम होता है 71 और 61। तो उनके वीरेज 2 के अंदर आपने बहुत सारी सप्लाइयाँ देखी होंगी जो L सीरीज की सप्लाइयाँ होती थी, L1, L2, L3, L4, दूसरे में भी होती थी L1, L2, L3, L4, L5, ऐसे L1 से लेके L23 तक की। तो होता क्या था कि वीरेज 2 के अंदर जो सप्लाइयाँ होती थी उनमें से कुछ सप्लाइयाँ CPU के अंदर जाती थी, जैसे कि 1.8 हो गया, जैसे कि एक 1.2 हो गया, इस तरह की कुछ सप्लाइयाँ CPU के अंदर जाती थी जिनके अंदर करंट की मात्रा कम रहती थी। लेकिन अभी CPU चेंज हो गया, CPU लेटेस्ट CPU हो गया, तो अब उसके अंदर वो कम करंट वाली वोल्टेज दोगे तो CPU ऑन नहीं हो पाएगी, उसको अब उस वोल्टेज के साथ में हाई करंट चाहिए। इसीलिए वीरेज 2 के उन सर्किट्स को कॉइल के पावर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वीरेज 2 की कुछ वोल्टेजेस कॉइल पर ट्रांसफ़र हो गई, वीरेज 1 में ट्रांसफ़र हो गई, जिससे कि क्या हो गया कि उस नई पावर आईसी के अंदर वो कॉइल ऐड कर दिया गया और उसकी कॉइल पावर में वही वोल्टेज जो वीरेज 2 में था पहले वो कॉइल में चला गया, कॉइल के रेगुलेटर सेक्शन में चला गया। अब वहाँ से वो वोल्टेज जब कॉइल से होता हुआ जाएगा तो वो आईसी उसमें स्विचिंग बना करके उसमें करंट की मात्रा बढ़ा देती है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो उसमें करंट बढ़ जाती है और वो करंट सीपीयू को मिलता है, तो सीपीयू वहाँ पे ऑन होता है। इसीलिए पुरानी आईसीयों को हटा के इस तरह की नई आईसियाँ बनाई गई जिसमें उसके आउटपुट सेक्शन में कॉइल की संख्या बढ़ाई जा सके। सेम इसी प्रकार इस 8150A के अंदर भी है। और इसके बाद जो हम आईसी पढ़ेंगे 7250B होगा चार्जिंग आईसी, 7250 होगा मेन पावर आईसी, और 7150L होगा। 7250 के साथ में 7150L यूज़ होता है। उनके अंदर भी कॉइलों की संख्या बढ़ी हुई होगी सेम इसी तरीके से जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। बस 7250 में क्रिस्टल सेक्शन चेंज हो जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक कि इतना आपको समझ में आया कि VPH पावर आया, फॉल्ट इन और ऑटो ऑन दोनों आईसीयों को ऑन करेगी। अब कौन सी सप्लाई पे कॉइल पे कौन सी सप्लाई बन रही है इस चीज़ को आपको समझना है। और वैसे कौन सी सप्लाई हम चेक कर लें तो हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारी पावर आईसी जो है दोनों ऑन है। बेसिक आपको इतना तो समझ में आना चाहिए जितना हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो पावर को आपको समझना है। उसके बाद इसके अंदर कुछ कनेक्शन लाइन होती है जो कि SPMI लॉजिक, पावर ऑन रीसेट और PS होल्ड और स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, ये सारी चीज़ें जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस आपको ये समझना है कि कौन आईसी से ये कम्युनिकेशन होगा। तो जिस आईसी से क्रिस्टल कनेक्टेड होता है उसी आईसी से ये स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, पावर ऑन रीसेट, PS होल्ड, SPMI लॉजिक, तो तीनों में कनेक्टेड होगा। तो मेन उसी आईसी से CPU कम्युनिकेट करती है और उसी आईसी की मदद से सारी वोल्टेजेस को होल्ड कर पाती है। तो उस सिग्नल लाइन को हम अभी ड्रॉ करेंगे। पहले हम कॉइल पावर को भी एक बार देख लें, या फिर हम कॉइल पावर को स्कीमेटिक में देखने से पहले हम जो है उस सिग्नल लाइन को भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ताकि पूरी बात आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। कॉइल पावर को आप रखो किनारे अभी। चलो मान लो कॉइल पे वोल्टेज बन रही है, कितनी बन रही है, क्या बन रही है, वो अभी हम देखेंगे। कौन बनेगी कौन नहीं बनेगी वो हम देखेंगे, लेकिन इनके बीच क्या कम्युनिकेशन होता है वो भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको सब पूरी बात समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो है स्लिप क्लॉक जनरेट करेंगे और वो स्लिप क्लॉक जो होगा एक रजिस्टर के माध्यम से या डायरेक्टली CPU को मिलेगा। स्लिप क्लॉक के अंदर आप लोगों को पता है 32 किलोहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी होता है। फिर CPU से जाएगा बेसबैंड क्लॉक इनेबल, मतलब जैसा पहले था सब कुछ वैसा ही होगा, BB क्लॉक इनेबल। फिर उधर से पावर आईसी से बेसबैंड क्लॉक बन के CPU को मिल जाएगा बेसबैंड क्लॉक। अब ये कितना मिलेगा, क्रिस्टल तो 38.4 का है तो यहाँ पे मिलेगा वही जो पहले मिलता था 19.2 मेगाहर्ट्ज़। यहाँ पर भी उतना ही मिलने वाला है 19.2 मेगाहर्ट्ज़। अभी हम इन कॉइलों को कवर कर लेंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी CPU को जैसे ही मिलेगी तो तुरंत CPU जो है उसको क्लॉक मिलने के बाद CPU ऑन हो जाता है। अब CPU को तुरंत रीसेट करना होता है तो पावर आईसी जो है PM8150 ये एक सिग्नल यहाँ से सेंड करेगी जिसका नाम है पावर ऑन रीसेट, यानी CPU को रीस्टार्ट करना, CPU को रीसेट कर देना। तो पावर ऑन रीसेट CPU को मिलेगी 1.8 वोल्ट। तो CPU रीसेट होगा और SPMI लॉजिक को भी रीसेट करेगा और इनेबल करेगा।
तो CPU से SPMI लॉजिक जो है जनरेट होगा, CPU से SPMI लॉजिक जो है वो जनरेट होगा। और इन्हीं SPMI लॉजिक को हम इस IC के अंदर भी कनेक्ट कर देते हैं जो हमारा सेकंड PM है, और इन्हीं SPMI लॉजिक को हम मेन PM के अंदर भी कनेक्ट कर देते हैं और चार्जिंग IC के अंदर भी कनेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा SPMI लॉजिक जो है पूरी तरीके से पहुंच जाता है। ये है SPMI क्लॉक, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस क्लॉक, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस डेटा। तो डेटा में बाई डायरेक्शनल, क्लॉक में सिंगल डायरेक्शन। इसी तरीके से डेटा में यहाँ पे बाई डायरेक्शन, क्लॉक में सिंगल डायरेक्शन, और इसी तरीके से डेटा में यहाँ बाई डायरेक्शन और क्लॉक में सिंगल डायरेक्शन। ये होगा SPMI सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस क्लॉक और सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस डेटा। यहाँ पे भी वही चीज़ें हो जाएंगी, SPMI क्लॉक और SPMI डेटा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि SPMI क्लॉक और डेटा जो CPU के इन दो बॉल्स से जनरेट होगा वो तीनों ICOं के अंदर कंट्रोल सेक्शन में कनेक्टेड होगा, तीनों ICOं के कंट्रोल सेक्शन में कनेक्टेड होगा, जहाँ से उन तीनों ICOं की डेटा CPU को मिल जाएगी कि वो ICयाँ डिजिटली प्रॉपर ऑन हो चुकी हैं या नहीं। उसके बाद अगर CPU को प्रॉपर डेटा सही मिलता है तो CPU यहाँ से पावर ऑन रीसेट के बदले PS होल्ड जनरेट करके पावर IC को दे देगा, PS होल्ड, और 1.8 वोल्टेज होता है, जिससे पूरी पावर सीक्वेंस जो भी बन रही है, कॉइलों पर बन रही है या फिर इसके वीरेज 2 सेक्शन से आउट होगी ढेर सारी सप्लाइयाँ। आप लोगों को पता भी है ये L सीरीज की जो वोल्टेजेस होती हैं, यहाँ भी वीरेज 2 सेक्शन से जो वोल्टेजेस आउट होंगी, जो L सीरीज की होंगी, वो सब स्टेबल हो जाएंगी। वो सारी वोल्टेज क्या हो जाएंगी? स्टेबल हो जाएंगी। तो सारी वोल्टेज टोटल वीरेज VOV होगा या फिर वीरेज 1 का वोल्टेज होगा या वीरेज 2 का आउटपुट होगा L सीरीज वाली, तो सारी वोल्टेज स्लिप क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, पावर ऑन रीसेट सब स्टेबल हो जाएगा जब PS होल्ड CPU से आ जाएगा तो। और अगर ये सारी चीज़ें CPU के अंदर नहीं जाती हैं तो आपका PS होल्ड CPU जनरेट नहीं करेगा। तो इस सभी लाइनों को आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। और अभी हम कॉइल के बारे में देखेंगे कि किस कॉइल पे कितना वोल्टेज आएगा, और इनमें से कॉइलों पर अगर बीप आता है तो क्या करना चाहिए। अगर कॉइलों पर बीप आता है तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको फुल शॉर्ट यानी 000 मल्टीमीटर में शॉर्ट का नहीं शो करना है। वहाँ पे लो इम्पिडेंस के साथ यानी कि 03040 के इम्पिडेंस के साथ बजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टेज वहाँ पे आना चाहिए। अगर वोल्टेज आ रहा है इसका मतलब है कि वो लाइन शॉर्ट नहीं है। अगर वोल्टेज ही नहीं आ रहा है इसका मतलब वो लाइन शॉर्ट है, क्योंकि जो भी वोल्टेज जनरेट कर रही है IC वो लाइन शॉर्ट है, इसलिए उस वोल्टेज को वो ड्रॉप कर दे रहा है। तो आपको बस ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इतना होने के बाद अब हम चलते हैं स्कीमेटिक के ऊपर और देखते हैं कौन सी कॉइल में कौन सा पावर है, कितनी कॉइलें कहाँ से किधर को जाएंगी। तो मैक्सिमम कॉइलें CPU में ही कनेक्टेड होने वाली हैं। और याद रहे आपको यहाँ पे SM CPU यूज़ होता है, इसमें जो CPU होता है SM CPU ही होता है। लेटेस्ट CPU है ये, जो कि पोको X3 Pro में मिलेगा, K20 Pro में मिलेगा, OnePlus का 7T में मिलेगा, OnePlus 7T। तो काफ़ी सारे मॉडल के अंदर ये प्रोसेसर आपको दिखेगा, उनके साथ ये 3 ICयाँ दिखेंगी, या फिर इनमें चेंज भी हो सकता है। किसी में यहाँ पे PM8150 के जगह PM8250 भी देखने को मिलेगा इन्हीं 2 ICयों के साथ। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, उसका भी वर्क फंक्शन पूरी तरीके से 8150 की तरह ही सेम होने वाला है। तो चलिए स्कीमेटिक के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हमने K20 Pro का स्कीमेटिक ओपन कर रखा है। इसमें आपको सबसे पहली IC दिख रही है U5200 जो कि चार्जिंग IC है। उसके बाद यहाँ पे एक IC दिख रही है U4200 जिसके पास यहाँ पे एक X4200 क्रिस्टल है। तो ये मेन PM हो गया जिसके पास क्रिस्टल है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्रिस्टल हमने बनाया है XO करके। उसके बाद यहाँ पे टोटल कॉइल देखो, L फॉर कॉइल होता है इंडक्टर कॉइल। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइल और एक यहाँ पे 10, ये मेन PM है। और यहाँ पे 2 दिख रही हैं, तो इसमें से इसके आउटपुट में कॉइल बस एक ही है, 2 ही है। ये ऑडियो के लिए है हमारा, कोडेक IC है। और ये दिख रहा है कॉइल, इसमें देखो ये IC में देखो कितना कॉइल है, यही हमारा 8150A या फिर L है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉइलें हमारी यहाँ पर हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो शुरू करेंगे तो चार्जिंग आईसी से शुरू करेंगे। U5200 इसमें क्या चेक करना चाहिए, तो चलिए U5200 को हम टाइप कर लेते हैं स्कीमेटिक के अंदर और सर्च कर देंगे। तो ये सीधा सीधा हमें आईसी के ऊपर लेके आएगा। वीबस एंट्री होगा, एमआईडी बनेगा, वीपीएच पावर बनेगा और बूट कैप पे 8 वोल्ट बनेगा। आपको सिंपली वीपीएच और बूट कैप की 8 वोल्ट चेक करनी है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो चार्जिंग के लिए हमने पढ़ाया था उसके हिसाब से इसको चेक करोगे। लेकिन अगर डेड रिपेयर कर रहे हो तो वीपीएच और बूट कैप कंपलसरी चेक करना आपको, ये 2 चीज़ें यहाँ बननी चाहिए। उसके बाद एक बार और क्लिक करो इसके ऊपर और यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये वाइब्रेटर का सेक्शन है। फिर ये देखो आप यहाँ से आपको एक फॉल्ट एन दिख रहा है, ये फॉल्ट एन यही IC 8150B है, यहीं से जनरेट कर रही है। तो ये NC प्लेस पर आप जो है C5203 यहाँ पे मल्टीमीटर लगा के आप 1.8 चेक कर सकते हो कि ये फॉल्ट एन जनरेट कर रहा है नहीं कर रहा है। साथ ही साथ SPMI लॉजिक यहाँ पे देखो कनेक्टेड है। इसको तो आप बाद में चेक करोगे जब वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होता है और CPU रिवॉल्व कर लिया, MMC हटा लिया, UFS हटा लिया, रैम चेंज कर लिया, फिर भी स्टेबल नहीं हो रहा है, तब इन लाइनों की रीडिंग चेक करते हैं, यानी कि कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि CPU से SPMI तीनों ICयों के अंदर कनेक्टेड है या नहीं। तो वो तो बात की बात है। तो फॉल्ट एन यहाँ पे चेक कर सकते हो और एक बार और चेक करना होगा यहाँ पे ऑटो ऑन। तो यहाँ से आपका एक ऑटो ऑन दिख रहा है, चार्जिंग सिस्टम ओके यहाँ पे लिख रहा है ऑटो ऑन एन। ये ऑटो ऑन जो है चार्जिंग आईसी है, ये हमारा 8150B, यहीं से ये ऑटो ऑन जनरेट होगा और ये जाएगा कहाँ, तो देखो यहाँ पे आ रहा है। ये कौन सी आईसी है जहाँ पे क्रिस्टल कनेक्टेड है, एक्सटॉल लिखा है यहाँ पे इन आउट, यानी यहीं से फ्रिक्वेंसी आउट होगी, क्रिस्टल में जाएगी, क्रिस्टल से होके एम्पलीट्यूड उसका एम्पलीफाई करेगा और इन हो जाएगा, यानी एम्पलीट्यूड बढ़ा के आईसी को रिटर्न मिल जाता है। बस यही होता है क्रिस्टल का काम। तो यहाँ पे आ गया ऑटो ऑन जो कि केबल पावर है, यानी कि यही इसका पावर गुड है। ये मिलते ही ये आईसी ट्रिगर होगी। तो यहाँ से निकल के चार्जिंग आईसी से निकल के मेन आईसी के अंदर ही बस जा रहा है बोर्ड में, और कहीं नहीं जा रहा है ये। जैसा कि हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है ऑटो ऑन, आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे। अब फॉल्ट एन को भी हम इसी तरीके से सर्च कर लेते हैं। तो फॉल्ट एन के लिए हमें फिर वहीं पहुँचना पड़ेगा। तो हम फिर से आईसी का कोड U5200 सर्च करेंगे और फॉल्ट एन पे आ जाएंगे। ये हमारा PM8150B वही आईसी है अभी भी, उसके अंदर का चौथा सेक्शन है। अभी इसको हम कॉपी करेंगे, फॉल्ट एन को हमने कॉपी किया और अब हम इसको सर्च करेंगे। तो ये हमें जो है लेके आ रहा है PM8150A के ऊपर, यानी कि थर्ड वाली जो ये वाली आईसी दिख रही है इसके अंदर आ गया। यानी चार्जिंग आईसी से निकल के मतलब सीधा थर्ड PM में आ गया। अब सेकंड PM यानी जो मेन PM है उसके अंदर जाता है नहीं जाता है। तो स्कीमेटिक के ऊपर आ जाते हैं दोबारा और एक बार हम और सर्च करते हैं। तो देखो यहाँ से ये सीधा जहाँ पे क्रिस्टल कनेक्टेड है, यानी जो मेन आईसी है उसके अंदर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये फॉल्ट एन यहाँ मेन आईसी के अंदर भी, मेन पावर आईसी के अंदर भी कनेक्टेड है। इनको आपको चेक करना है। इस बॉल पे 118 नंबर के बॉल पे 118 नंबर के पिन पे आएगी। तो ये हमारा हुआ चार्जिंग आईसी से 34 नंबर से आउट होगा और दोनों आईसीयों के अंदर इन हो जाएगा, एक में 48 पे और एक में 118 पे 148 के ऊपर। तो हमारा चार्जिंग आईसी के अंदर बस इतनी ही चीज़ों को चेक करनी है। तो चलिए नंबरिंग कर देते हैं इसका। फर्स्ट चार्जिंग आईसी का वीबस चेक करना है, वीपीएच चेक करना है, बूट कैप पे 8 वोल्ट चेक करना है और ऑटो ऑन चेक करना है और फॉल्ट एन चेक करना है। ये 5 चीज़ों को आपको चेक करना है। छठे नंबर पे आपको VOB सप्लाई का आउटपुट चेक करना होता है, VOB आउट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर VOB आउट कर रहा है तो हमारा सेकंड PM भी ट्रिगर हो गया और फर्स्ट PM से हमारी कॉइल पर पावर बन जाएगी, वो हम चेक करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट PM के ऊपर, क्योंकि हमने तो चार्जिंग आईसी का देख लिया रिक्वायरमेंट। अगर चार्जिंग आईसी से इतनी चीज़ें बनती हैं तो हम चार्जिंग आईसी के ऊपर काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दूसरे वाले आईसी पे जाना है। तो चलते हैं U4200 के ऊपर। ये वाली आईसी का कोड हम कॉपी कर लेते हैं और इसको स्कीमेटिक के अंदर पेस्ट करके इसको सर्च करते हैं। तो देखो सर्च करते ही ये आईसी सामने आ गया। इसका 8150 कोड है, ग्राउंड सेक्शन है इसका। ये इसका GPIO सेक्शन है जो कि प्रोग्रामेबल एरिया होता है। ये इसका वी रेगुलेटेड 2 सेक्शन है। आप देख सकते हो L1 से लेके L18 तक की वोल्टेज है यहाँ पे। और यहीं पे देखो VPH आता था, लेकिन यहाँ पे VOB का कनेक्शन है, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है।
वीरेज 2 में VOB जा रहा है, VOB यहाँ भी वीरेज 2 में VOB जा रहा है, तो VPH को रिप्लेस कर दिया VOB में। ये L1 से लेके L18 तक की वोल्टेज यहाँ पे बन रही है, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। तो इनके पीछे आपको नहीं पढ़ना है अभी, आपको क्या चेक करना है, सीधा ये समझो आपको सीधा ये चेक करना है, पहले चलना है हमें ये वीरेज 1 के अंदर। तो यहाँ पे S6 दिख रहा है, तो हमें S1 से चाहिए, तो एक बार हम और क्लिक करेंगे, आ गया S1। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इनपुट हो रही है VPH पावर, आप देख सकते हो सबके लिए। तो टोटल 4 कॉइल के लिए इनपुट हुई है यहाँ पे, और यहाँ से आउटपुट जनरेट होगा। ये S1A 0.75। तो ये जो S1A लिख रहा है, A का मतलब क्या है, यहाँ पे तो कंफ्यूज हो जाएगा जो भी बंदा यहाँ इसको देखेगा। तो A का मतलब ये है कि मेन PM से बन रहा है, और जो B वाला बनेगा सप्लाई, या C करके जो सप्लाई बनेगा वो सेकंड PM से बनेगा। अगर एक्चुअल में देखो तो A तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे जो आउटपुट बनेगी उसमें A लिखना चाहिए, लेकिन नहीं, जो मेन PM से बनेगा उसके आउटपुट में S1A, S2A, S3A, S4A इस तरीके का बनेगा। और जो सेकंड PM की कॉइल वाली IC है उसमें S1C लिखेगा, B नहीं लिखेगा, क्योंकि B चार्जिंग IC है यहाँ पे। तो S1C, S2C, S3C, S4C इस तरीके का बनेगा। तो पहले हम PM8150 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कॉइल है, इस कॉइल के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इसकी जो हेनरी वैल्यू है वो 470 नैनो हेनरी है, 20% का टॉलरेंस है इसके अंदर, यानी इसकी वैल्यू 20% ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पे इस S1A का 0.7 वोल्टेज लेवल है, और ये क्या है, ये कौन सी सप्लाई है, कुछ भी नहीं पता है किसी को, मान लो। और ये ऊपर इसकी जो लाइन दिख रही है, रिटर्न जो आ रहा है ये लाइन पॉजिटिव वाली, ये इसकी फीडबैक लाइन है। और यहाँ पे S1 का ग्राउंड लाइन भी फीडबैक आ रहा है, यानी ये ग्राउंड है और ये पॉजिटिव, यानी ये कॉइल से ये लाइन कनेक्टेड होगी। तो ये फीडबैक जरूरी है, जैसा कि आप पहले से जानते हो। इसी प्रकार यहाँ पे S2 बन रहा है, जिसका वोल्टेज लेवल 0.6 है, और इसका फीडबैक यहाँ पे आ रहा है, इसका ग्राउंड फीडबैक यहाँ पे आ रहा है। इसी प्रकार से S3 बन रहा है, इसका फीडबैक यहाँ पे आ रहा है, इसका ग्राउंड फीडबैक यहाँ पे आ रहा है। इसी प्रकार से S4 बन रहा है, उसका फीडबैक यहीं से चला जा रहा है, और यहीं पे कैपेसिटर है। तो ये एक LDO है, क्योंकि जब भी कैपेसिटर वहीं रहता है और फीडबैक भी वहीं से बनता है तो वो LDO होता है। S5 भी देखो 2 वोल्ट की सप्लाई है, ये एक हायर LDO है, और ये 1.8 की सप्लाई है, जो कि पहले आपका वीरेज 2 के अंदर बनता था, वही सप्लाई है ये, जो यहाँ पे कॉइल के ऊपर आ गया। क्योंकि अभी ये 1.8 CPU में जाएगा, वीरेज 2 की वोल्टेज पहले CPU में जाती थी, तो उसके अंदर करंट की मात्रा कम बनती थी। अभी ये कॉइल पे बनने लगा वोल्टेज, तो इसके अंदर करंट की मात्रा बढ़ गई, और यही CPU के अंदर जाके CPU को ऑन कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो CPU है वो लेटेस्ट CPU है। तो चलिए, सबसे पहले हमको कैसे पता चलेगा कि ये सप्लाई का नाम क्या है, तो इसको हम कॉपी करेंगे, जैसा कि हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं। कॉपी करके इसको हम सर्च करेंगे तो सीधा जो है दिखाएगा कि इसमें कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये सीधा यहाँ पे मॉडम करके CPU के अंदर दिखा रहा है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये एक मॉडम सप्लाई है S1A, यानी कि S1A जो है वो मॉडम सप्लाई है। S1A जो है वो 0.75 होगा, ऑफ होगा, और ये कौन सी सप्लाई है, मॉडेम सप्लाई है, क्योंकि मॉडेम पहले नहीं बनता है, फ़ोन ऑन होने के बाद बनेगा। दूसरी कॉइल पे देखो S2A 0.6 लिखा है, इसको कॉपी किया, ये वही 0.6 रैम वाली सप्लाई है जो पहले वीरेज 2 में बनती थी, या फिर पावर IC से डायरेक्ट बनती थी कंट्रोल सेक्शन से, अभी यहाँ पे कॉइल पे बन रहा है। तो अब इसको हम सर्च करें तो देखो ये सीधा सीधा आ रहा है, लो पावर इंटरफेस MX लिख रहा है, ये हमारा LPI MX करके है, मेमोरी सप्लाई को MX भी बोला जाता है। और देखो यही सप्लाई सॉरी MX वाले पे नहीं है, नीचे MX भी मेमोरी के लिए ही यूज़ होता है। ये हमारा जो दिख रहा है ये पूरा कोर सेक्शन का मेमोरी सेक्शन है, और VDD-Q सप्लाई है। ये VDD-Q हमने बताया था रैम के अंदर VDD1, VDD2 और VDD-Q। तो VDD-Q 0.6 ये रैम सप्लाई है, तो ठीक है। दूसरी सप्लाई रैम सप्लाई है S2A 0.6, तो यहाँ पे इसको भी हम बना लेते हैं, S2A 0.6 वोल्टेज और VDD-Q वोल्टेज है, तो ये ऑन रहेगा, ये हमें चेक करना है, ये क्या रहेगा, ऑन रहेगा। ये CPU में भी जाता है, हमने केवल वहीं से रिटर्न ना लिया, ये CPU में भी जाएगा, रैम में भी जाएगा। तीसरी सप्लाई ये दिख रहा है S3A, इसको कॉपी किया, सर्च किया, तो कैपेसिटर से दिख रहा है ये सीधा CPU के अंदर EVI में जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे आपको, CPU के अंदर एक्सटर्नल बस इंटरफेस को एक्टिव करने के लिए, यानी रैम को एक्सेस करने के लिए ये वोल्टेज यहाँ पे दिया गया है।
S2A भी यहाँ पे रैम के लिए भी यूज़ कर लिया, यानी जो अभी जस्ट पहले वाला देखा वो भी CPU में कनेक्टेड, हमने बोला भी कि CPU में भी जाता है, तो यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये एक्सटर्नल बस इंटरफेस यानी रैम के सेक्शन को ऑन करने के लिए है। तो चलिए इसको S3A को EVI प्रोटोकॉल की वोल्टेज बना देते हैं। S3A एक्सटर्नल बस इंटरफेस 0.8 वोल्टेज ऑन रहेगा, ये कंटिन्यूस, ये भी बनेगा आपका, जो CPU में भी जाएगा और कहाँ जाएगा, CPU में भी जाएगा और कहाँ जाएगा, EVI प्रोटोकॉल को एक्टिव करने के लिए CPU में जाएगा। उसके बाद यहाँ पे S4A है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1.8 वोल्टेज। तो ये हमारा S4A है 1.8 वोल्टेज, जो कि ये तो ऑन रहना ही चाहिए, बिना इसके तो फ़ोन ही नहीं ऑन होगा। उसके बाद एक सप्लाई और है S5 है, ये दोनों LDO है हमारा, एक LDO और है यहाँ पे। तो ये वाला S5A है जो कि 2 वोल्ट की हायर LDO है, 2 वोल्ट की हायर LDO है S5A, S5 है, ये भी हमारा ऑन रहेगा। उसके बाद हमारा एक कॉइल और दिख रहा है, तो यहाँ पे तो कॉइल ही ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं, ये 5 के बाद अभी 6ठा नंबर का कॉइल यही हमें आसपास में दिखेगा। देखो यहाँ पे दिखा VPH पावर, नहीं आपको समझ में आता, आसपास में नहीं दिखता तो फिर इसी IC का नंबर कॉपी करते U4200 तो सर्च करते तो वहाँ पे पहुँच जाते हम। यहाँ पे वैसे नीचे ही मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे S6 के लिए VPH एंट्री कर रहा है, S7 के लिए भी एक बार कर रहा है, S8 के लिए भी एक बार कर रहा है, S9 के लिए भी कर रहा है, S10 के लिए कर रहा है, यानी सबके लिए एक एक बार VPH एंट्री कर ही रहा है। अब यहाँ से देखो एक कॉइल कनेक्टेड है, यहाँ पे लिखा हुआ S6A 0.9 वोल्ट, ये मेमोरी सप्लाई होगी। कॉपी करके इसको सर्च किया तो देखो ये CPU के अंदर तो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये तो VRAS 2 में आ रहा है और उसी पावर IC के VRAS 2 में आ रहा है, जिससे क्या बन रहा है, L1, L8 और L11 बन रहा है, और क्या बन रहा है, L3, L4, L5 और L18 बन रहा है 0.9। और कहाँ जा रहा है ये कॉइल पे आ रहा है, तो रिटर्न ये बस VRAS 2 में जा रहा है पावर IC से बन के, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। S6A 0.9 वोल्टेज, ये मेमोरी का ही नाम हम इसको देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि इस 0.9 से जो ये वोल्टेजेस बन रही हैं वो वोल्टेजेस मेमोरी के लिए यूज़ में आएंगी। L1, L8 और L11 को अगर देखो आप तो L1 का वोल्टेज 0.5, L11 का वोल्टेज देखो 0.8, और इसी तरीके से आप जो है वो वोल्टेजेस जब आप सर्च करोगे तो वो CPU के अंदर भी जाएंगी मेमोरी सेक्शन को ऑन करने के लिए, CPU की इंटरनल मेमोरी के लिए। और अभी आगे हमें एक और मेमोरी सप्लाई दिख सकती है। तो चलिए हम चलते हैं एक बार और कॉइल के ऊपर। जस्ट इसके नीचे आप ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे हमें कुछ नज़र आ रहा है इस तरीके से। यहाँ पे देखो S7A, S8A और S9A, 3 नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो एक कॉइल, 2 कॉइल और ये 3 कॉइल आपस में कंटिन्यूअस कनेक्टेड है, और ये S7A, S8A, S9A 3 कॉइल आपस में कनेक्टेड है, तो इनको भी हम यहाँ पे 3 कॉइल को आपस में कनेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, इस 3 कॉइलों को हम आपस में कनेक्टेड कर देते हैं। S5 के बाद S6 जो है इधर बना देते हैं, ये वाली नहीं, यहाँ बना देते हैं S6A 0.9 वोल्टेज मेमोरी, और यहाँ पे S7, S7A, S8A और S9A ये 3 सप्लाइयाँ बन रही हैं, लेकिन ये ऑफ रहेगी, इस पर कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। ये APC1 है, APC1 यानी CPU की बक सप्लाई है। चलिए दिखा देते हैं आपको। इसको कॉपी किया और सर्च किया तो ये सीधा कैपेसिटर पे आ रहा है, और ये सीधा आ गया CPU के अंदर APC1 पे, ये ऑफ रहेगा। इसके ऊपर APC0 है, ये ऑन रहेगा। S10A यानी 10वीं कॉइल, S10A जस्ट इसके नीचे होगा, 3 कॉइलों के नीचे एक कॉइल और है, ये 10वीं कॉइल जो दिख रही है यहाँ पे S10A APC0, ये ऑन रहेगा, ये ऑफ रहेगा। तो इस तरीके से आपका सभी कॉइल कवर हो चुका है। कौन सा ऑन रहेगा, कौन सा ऑफ रहेगा, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फर्स्ट PM का VRAS 1, इस तरीके से आप कॉइलों पर वोल्टेज चेक करना, जिसमें से 3 कॉइल और एक कॉइल यहाँ पे, 4 कॉइल ऐसी होगी जिसके ऊपर वोल्टेज नहीं आएगी, और 6 कॉइलें ऐसी होगी जिसके ऊपर वोल्टेज आएंगी, और उसमें से 2 कॉइल आपको कम से कम ऐसा दिखना चाहिए जिसमें एक पे 1.8 और एक में 2 वोल्ट हो, चाहे वो फ़ोन, ये IC चाहे किसी भी फ़ोन में लग जाए, किसी भी ब्रांड में लग जाए, आपको 2 कॉइल ऐसी दिखेगी जिसमें 2 वोल्ट की एक सप्लाई बनेगी हायर LDO, और एक बनेगा 1.8 वोल्ट की सप्लाई, जो कि इम्पोर्टेंट है CPU के लिए। तो इस तरीके से हमारा जो है ये कॉइल सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, और इसके VRAS 2 सेक्शन से हमें
ढेर सारी वोल्टेजेस मिलेंगी, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन ये कॉइल अगर बन रहा है तो वो भी बनेगा। फिर हम आगे देखते हैं। अब हमें आगे क्या चेक करना है, अगर इसकी कॉइल की पावर बनने लगी और ये सिग्नल्स सही हैं तो हमारी आईसी जो है सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें आप वीरेज 2 में ये चेक कर लो कि कहीं पे कोई कैपेसिटर में या कोई लाइन में शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, क्योंकि अगर उन कैपेसिटर में लाइन जो सीपीयू के अंदर जो सप्लाई जा रही है उनमें अगर शॉर्ट सर्किट है तो प्रॉब्लम आएगा, यानी कि उसकी लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे सीपीयू के अंदर इसमें यूएसबी वाली वोल्टेज भी जा रही होगी और भी वोल्टेजेस होंगी, तो आपको देखना होगा। इनके कैपेसिटर दिखते हैं वहाँ पे, आप सीधा चेक कर सकते हो। तो चलिए एक बार फिर से हम इसका कोड यहाँ पे एंट्री कर देते हैं, U4200। ये इसका ग्राउंड के बाद ये वीरेज 2 है, जिसमें मेमोरी सप्लाई एंट्री कर ही रहा है। S2 2 वोल्ट की हायर एलडीओ भी एंट्री हो रहा है, जिससे L7, L12, L14 और L15 बन रहा है। तो इन चार 1.8 को आप चेक कर सकते हो, जिसमें से आपका L14 जो दिख रहा है वो L14A होगा। L14A 1.8 ये इंपॉर्टेंट वोल्टेज हो जाएगा। इसको हम कॉपी करके अगर हम सर्च करें तो आपको ये दिख रहा है, और ये एक जैक पे LCD जैक के ऊपर कनेक्टेड है, यानी कि इससे डिस्प्ले ऑन होगी और ये हमें डिस्प्ले को ऑन कराने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिस्प्ले जैक के पास 1.8 चेक कर लो कैपेसिटर पे L14 का, अगर वो आ रहा है तो सही है, वीरेज 2 बन रहा है। ठीक है, तो वीरेज 2 एक्टिव हो चुका है। अब देखो VOB से क्या बन रहा है, L2, L10, VOB से अगेन यहाँ पे क्या बन रहा है, L3, 13, L16 और 17। ये सब बड़ी वोल्टेजेस होंगी जो कि 2.8, 2.95, 3.3 इस तरह की वोल्टेज होंगी। और एक चीज़ यहाँ पे और दिख रहा है आपको, S8C 1.3, ये क्या है, यहाँ पे तो C लिखा हुआ है, तो ये C जो लिखा हुआ है ये इस 8150A वाली IC से बन के आ रहा है, यानी कि ये दूसरे वाले IC से बन के आ रहा है। यहाँ से जो 8150 है उससे बन के आ रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें समझ में आएगा, यानी इसके वीरेज 2 में VOB एंट्री कर ही रही है, S8C भी एंट्री कर रही है, 2 वोल्ट की हायर LDO भी एंट्री कर रही है, S5A भी एंट्री कर रही है और S6A भी एंट्री कर रही है, यानी कि मेमोरी सप्लाई भी एंट्री कर रही है यहाँ पे। S6A हायर LDO भी एंट्री कर रहा है, लोअर LDO भी एंट्री कर रहा है, VOB भी एंट्री कर रहा है, उसके बाद यहाँ से आउटपुट जनरेट हो रहा है। अब हम इस IC के अंदर कंट्रोल सेक्शन को देखेंगे। यहाँ पे आप 1.8 चेक कर लो L14, आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे हम लिख देते हैं L14A 1.8 वोल्टेज जो LCD पर जाएगा, LCD जैक। उसके बाद हमें जो है इसी IC के ऊपर फिर से चलना है, इसके कंट्रोल सेक्शन को पढ़ना है, U4200। देखो ये क्रिस्टल वाला सेक्शन आ गया, यही इसका कंट्रोल सेक्शन होता है और यहीं पे क्लॉक सेक्शन भी होता है इसका। तो यहाँ पे एक बार ये S4A का 1.8 जो कॉइल पावर है वो इन होगा और यहाँ से एक VIO 1.8 आउट होगा, वीरेज VIO 1.8, ये चेक करना होगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो है एक बार इन होगा, क्या इन होगा, यहाँ पे एक बार इन होगा S4A का 1.8 वोल्टेज और यहाँ से VIO आउट होगा, वीरेज VIO 1.8 वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, ये वोल्टेज भी हमें चेक करना है VIO आउट हो रहा है नहीं। क्रिस्टल सेक्शन को ऑन करने के लिए होता है, VIO ऑन हो गया, VPH यहाँ पे ऑलरेडी आपकी आती रहेगी। फिर यहाँ से आपका स्लिप क्लॉक जो है ये CPU के अंदर जाएगा। ये स्लिप क्लॉक आपका CPU के अंदर जैसे ही जाएगा, जैसे ये स्लिप क्लॉक आपका CPU के अंदर जाएगा, CPU तुरंत यहाँ पे जो है इनेबल भेजेगी, बेसबैंड क्लॉक इनेबल। तो यहाँ पे इनेबल का फंक्शन है या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनेबल फंक्शन कौन सी है, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखो ये NFC में जा रहा है, बेसबैंड क्लॉक है ये WCD में जा रहा है, और ये LNBB क्लॉक 1 जो दिख रहा है यही हमारा बेसबैंड क्लॉक है। लेकिन उससे पहले RF क्लॉक 2 और SDR XO इन ये हमारा SDR में जा रहा है, ये RF क्लॉक 2। यहाँ पे इनेबल का कोई फंक्शन नहीं है। यहाँ पे एक वोल्टेज S4A का 1.8 कॉइल पावर जो है उसी को यहाँ पे दिया गया है, LDO XO RF, ये ज़रूरी है। तो यही 1.8 एक बार और एंट्री कर जा रहा है इसके अंदर, और हमारा यहाँ पे जो इनेबल लाइन है इसको हम इरेज कर देते हैं, बेसबैंड क्लॉक इनेबल। तो स्लिप क्लॉक है, बेसबैंड क्लॉक डायरेक्ट आ जा रहा है, इनेबल नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक वोल्टेज आ रहा है जो कि हमारा
1.8 है, पावर आईसी नहीं आता है, तो ये पावर आईसी में वोल्टेज आएगा तो हमारा बेसबैंड क्लॉक आउट हो जाएगा। तो ये 1.8 यहाँ आने के बाद यहाँ से हमारा LNBB क्लॉक जो दिख रहा है, ये वाली लाइन बेसबैंड क्लॉक है, ये सीधा CPU के अंदर जाएगी। देखो यहाँ पे CXO वाले पॉइंट पर आनी चाहिए, यहाँ से होता हुआ TP पे चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, और जस्ट उसके नीचे स्लिप क्लॉक है। तो जैसे ये स्लिप क्लॉक हमारा कंप्लीट होगा तुरंत उसके बाद यहाँ से निकलेगा पावर ऑन रीसेट। ये पावर ऑन रीसेट यहाँ से जनरेट होगा MSM रेजेन नाम से, और ये जाएगा सीधा CPU के अंदर, वहीं स्लिप क्लॉक के नीचे TP है, वहाँ पे चेक कर सकते हो। सीधा इसको रीसेट करेगा CPU को, और CPU तुरंत यहाँ से SPMI लॉजिक जनरेट करेगी, और ये SPMI लॉजिक जो है तीनों आईसीओ को क्रॉस चेक करेगी, तीनों आईसीओ को चेक करेगी, और उसके जस्ट बाद यहाँ से पावर सीक्वेंस होल्ड आउट कर देगी, जिसकी TP यहाँ पे, यानी ये चारों TP काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से MSM PS होल्ड आउट होगा, और ये सीधा मेन PM को जाके स्टेबल कर देगा। बाकी सेकंड PM के अंदर यहाँ पे कोई टच नहीं है, रीसेट वगैरह इस तरह का सेकंड PM में नहीं जा रहा है। तो फर्स्ट PM में हमारा ये पूरा कम्युनिकेशन हो जाता है। सेकंड PM में क्या जा रहा है? सेकंड PM में जा रहा है SPMI लॉजिक, सेकंड PM में जा रहा है फॉल्ट 10, सेकंड PM में जा रहा है VPH पावर। देखिए सेकंड PM में जा रहा है VPH पावर, फॉल्ट 10 और SPMI लॉजिक, ये तीन चीज़ें सेकंड PM में जाएगी। इसीलिए सेकंड PM के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते और काफ़ी ईजिली वो चेक हो जाता है। उसकी आउटपुट अगर बन रही है तो वो चीज़ें सेकंड PM में प्रॉब्लम नहीं है, VOB बना लिया बस उसका काम खत्म, बाकी सारा कंट्रोल हमारा मेन PM करता है। तो चलिए सेकंड PM को भी हम रीड कर लेते हैं। तो उसका जो कोड है U4700, ये आ गया सेकंड PM 8150A। इसका ये 7 नंबर का सेक्शन है जो कि VRES 2 है। अब इसमें आप ध्यान दो, VOB तो आ ही रहा है इसी IC से बन के, इसी IC में बक बूस्ट आउटपुट, और S8C इसकी खुद की लोअर LDO है ये, और S4A पहले वाले की 1.8 है, जो फर्स्ट PM से बन रहा है 1.8 वो है ये। तो फर्स्ट PM से इसके अंदर 1.8 आ रहा है, S4A 1.8 वोल्टेज, और S8C 1.3 वोल्टेज इसकी खुद की LLDO। ठीक है, तो ये एंट्री कर रहा है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से ढेर सारी वोल्टेजेस जो हैं आउट हो रहा है VRES 2 में। ठीक है, तो VRES 2 को छोड़ो, अभी VRES 1 पे चलते हैं। ये इसका देखो OLED सेक्शन है, यानी इस IC के अंदर लाइट का सेक्शन था, लेकिन उसको कट करके यहाँ से निकाल दिया गया है, यानी कि इसमें अलग से लाइट की IC लगी होगी। लेकिन कुछ मॉडलों में हो सकता है कि 8150A के अंदर या L के अंदर लाइट की सेक्शन को भी यूज़ की जाए, 2 कॉइलें और बढ़ जाएँ, तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, वहाँ से लाइट सेक्शन भी आप रिपेयर कर सकते हो, बिल्कुल भी 660L की तरह यूज़ होगा वो। ये इसके अंदर का एक VOB सेक्शन है, जहाँ पे एक सिंगल कॉइल लगा हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है एक सिंगल कॉइल, वहीं से वो उसी में कनेक्टेड और VOB आउट हो रहा है। तो उस सेक्शन से आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ से आपका देखो VPH एंट्री कर रहा है, और यहाँ से एक कॉइल लगा हुआ है इस तरीके से, और यहाँ से VOB सप्लाई जनरेट हो रहा है, VRES VOB, और ये VOB जाएगा हमारा दोनों ICओं के VRES 2 में, और चार्जिंग सेक्शन में भी जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, उस कॉइल पे चेक कर सकते हो आप। बाकी यहाँ पे S5 कॉइल दिख रहा है, हमें S1 पे चलना है, ये S1 आ गया। तो लेफ्ट साइड में ये पूरी एंट्री हो रही है, और राइट साइड से आउटपुट हो रहा है। ये पहली सप्लाई S1C दिख रहा है, जो कि 1.1 है, ये हमारा DRAM पावर है। इसको हम कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे। देखो ये कैपेसिटर से फिल्टर हो रहा है, और ये देखो CPU में जा रहा है, नहीं CPU नहीं है, ये CPU का पावर 3 है, जिसमें VDD2 नाम से जा रहा है। ठीक है, VDD2 सप्लाई को DRAM पावर कहा जाता है। अगर आपने 9A वाली वीडियो को देखा होगा अच्छे से, तो उसमें हमने बताया होगा कि EMI VDD2 जो होता है वो DRAM होता है। तो ये 1.8 DRAM है, और ये UFS के अंदर भी जाएगी, यानी कि जहाँ RAM है उसमें भी जाएगी। तो यहाँ तो दिखी नहीं है, सीधे यहीं पे दिखा बस। तो ये VDD2 CPU के अंदर ही बस कनेक्टेड है क्या, तो आपको इस तरह से इसको कॉपी करके सर्च करना होगा। ठीक है, ये बस CPU में ही जा रही है, 1.1 वोल्ट VDD2, DRAM पावर यहाँ पे केवल CPU में जा रही है। तो यहाँ पे S1C 1.1 वोल्टेज VDD2, ये हमें ऑन मिलेगा, ये ऑन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे देखो 2 कॉइलें आपस में कनेक्टेड हैं, S2C एंड S3C लिखा हुआ है। इसको कॉपी करेंगे, और अगर इसको हम सर्च कर देंगे तो इसके बारे में भी पता चल जाएगा। ये कैपेसिटर है फिल्टर वाली इसकी,
और यहाँ से सीधा ये वोल्टेज जो है S2C और S3C GFX के अंदर आ रहा है। CPU की ग्राफिक वोल्टेज है ये, CPU की GFX ग्राफिक्स वोल्टेज है ये। तो S2C और S3C भी हमें चेक करना है, ये दो कॉइल आपस में कनेक्टेड होंगी और ये S2C और S3C होगी CPU GFX 0.8 वोल्टेज, ये भी ऑन रहेगा। उसके बाद हमारा जो है 4th नंबर का जो कॉइल होगा लास्ट में, ये कॉइल जो दिख रहा है S4C, इसको कॉपी किया और सर्च किया तो देखो ये VDD MX, ये एक मेमोरी सप्लाई है जो कि SM8150 CPU के अंदर जा रहा है 8150, ये हमारा मेमोरी सप्लाई है। S4C ये भी ऑन रहेगा, S4C 0.8 वोल्टेज MX VDD MX, तो ये MX सप्लाई है, मेमोरी सप्लाई। उसके बाद इसी आईसी के नीचे देखो यहाँ पे 5 नंबर S5C क्या है, इसको कॉपी किया, सर्च किया, कैपेसिटर है ये फिल्टर वाली, और यहाँ पे आ गया VDD MM, ये भी मेमोरी सप्लाई है। तो S5C 0.8 वोल्टेज VDD MM, ये भी मेमोरी सप्लाई है, ये भी ऑन रहेगा, ये भी ऑन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है ये। उसके बाद नीचे यहाँ पे दो कॉइल आपस में कनेक्टेड हैं, इनको कॉपी किया, सर्च किया, कैपेसिटर फिल्टर वाली यहाँ पे, और ये जा रहा है सीधा CPU के अंदर। VDD CX, आपको पता ही होगा CX मतलब कोर होता है, ये CPU का कोर सप्लाई है। VDD CX दो कॉइलों से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे दो कॉइलें आपस में इस तरीके से हम कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं VDD CX यानी कोर सप्लाई 0.8 वोल्टेज, ये भी ऑन रहेगा। और बचा हमारा एक कॉइल जो कि इसकी लोअर LDO होगी, LDO S8C, और S5 के बाद यहाँ पे S6 S7 हो जाएगा, S6C S7C और ये S8C। तो इस तरीके से हमारा पूरा कॉइल जो है हो चुका है। चलिए उसको भी दिखा देते हैं। लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है S8C, यहीं पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ये एक LDO सप्लाई है, लोअर LDO, जो इस IC से जनरेट हो रही है। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है 2nd PM कंप्लीट होता है। दोनों पावर IC आपका जो है एक्टिव हो जाती हैं अगर इतनी वोल्टेजेस बनने लगती है तो हमारा यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट हुआ था। अब 7 नंबर से हम जो है कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे 7वें नंबर को हम यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि आपको टेस्ट करने में आसानी होगी। 6 नंबर के जस्ट बाद आपको 7 नंबर पे 2 वोल्ट की हायर LDO, 8 नंबर पे 1.8 वोल्टेज, 9 नंबर पे मेमोरी सप्लाई, कहाँ गया ये वाली, 9 नंबर पे मेमोरी सप्लाई, 10 नंबर पे APC कॉइल पे आपने अगर इतनी वोल्टेजेस चेक कर ली। 11 नंबर पे आपका ये वाला वोल्टेज 0.6 और 12 नंबर पे EVI वोल्टेज जो कि 0.8 है EVI प्रोटोकॉल के लिए। 10 नंबर के बाद आपको 11 नंबर पे चेक करना है VDD CX, 11, 12, 13 नंबर पे आपको चेक करना है VDD CX यानी कोर सप्लाई। इसको हम इरेज करके अच्छे से लिख देते हैं। 13 नंबर पे कोर सप्लाई, 14 नंबर पे ये दोनों मेमोरी सप्लाई, 15 नंबर पे GFX सप्लाई, 16 नंबर पे DRAM सप्लाई, 17 नंबर पे इसकी लोअर LDO, 18 नंबर पे आपको चेक करना है यहाँ पे 1.8 का कन्वर्जन, 19 नंबर पे आपको चेक करना है स्लिप क्लॉक, 20 नंबर पे आपको बेसबैंड क्लॉक, 21 पे पावर ऑन रीसेट। ये सब लाइनों को चेक करना है। कई बार ऐसा होता है पावर ऑन रीसेट शॉर्ट है इसलिए हम चेक करते हैं। 21 पावर ऑन रीसेट और 22 नंबर पे PS होल्ड, और उसके ऊपर जाएंगे 23 पे तो SPMI लॉजिक। इतना आपको करना है। अगर ये सारी लाइनों में शॉर्ट सर्किट नहीं है और ये लाइनें ओपन नहीं है और इन पे वोल्टेजेस मिल रही है, जो चीज़ें जहाँ पे मेंशन की गई जिस तरीके से, तो आपका पावर IC सही है, ट्रैक सही है। आपका प्रॉब्लम CPU UFS के अंदर है। आपको CPU UFS के ऊपर काम करना पड़ेगा। या तो आपका UFS डैमेज होगा, उसके अंदर बैड हेल्थ होगा, या तो UFS ख़राब हो चुका होगा, या फिर उसके अंदर प्रोग्राम की दिक्कत होगी, या फिर आपका CPU रिवॉल्व करते ही फ़ोन ऑन हो जाएगा। अगर इतनी सारी चीज़ें सही तरीके से जो बताया वो बन रही है, यानी उन सब पे वोल्टेजेस मिल रही हैं, जो ऑन है वो ऑन है, जो ऑफ है वो ऑफ है। अगर ऐसा मिल रहा है सब कुछ तो आपका काम जो है प्रॉपर हो जाएगा। 2nd PM के ऊपर देखो सभी कॉइलों पर वोल्टेज मिलेगी। 1st PM के अंदर आपको देखो 4 कॉइलों पे वोल्टेज नहीं मिलेगी, 6 कॉइलों पर वोल्टेज मिलेगी, और चार्जिंग IC के साथ VPH पावर का एक कॉइल होगा जहाँ पे 8 वोल्ट जरूरी है। तो ये पूरा स्टेप आप फॉलो करोगे तो जिस भी फ़ोन के अंदर आपको ये 3 पावर IC वाला फ़ोन दिखेगा उसको आप जो है पावर सेक्शन में तो ईजिली रिपेयर कर पाओगे, यानी कि डीप में भी उसको रिपेयर करो। अगर वो स्क्रैप भी हो चुका रहेगा ना तो आप उसको एक एक इन ट्रैक लाइनों को, ये सारी लाइनों को ढूंढ के आप उसको रिपेयर करके ट्रैक बना के
आप उस फ़ोन को रेडी कर सकते हो, अगर वो फ़ोन स्क्रैप है फिर भी। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि किस तरह से ये आईसी बना हुआ है, 3 पावर आईसी किस तरह से ये काम कर रहा है और क्यों यहाँ पे कॉइलों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे सीपीयू जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा करंट चाहिए, बहुत ज़्यादा पावरफुल सीपीयू है, तो उसको ऑन होने के लिए करंट की मात्रा अधिक चाहिए, उसका रिक्वायरमेंट अधिक है। इसीलिए पुराने आईसीयों को रिप्लेस किया गया और नई आईसीयों को बनाया गया, जो कि हमारे PM8150, 8150L और 8150B है। इस तरीके से हमारा नई आईसियाँ बनती जाएंगी आने वाले टाइम में। जैसे जैसे सीपीयू अपडेट होता जाएगा, सीपीयू के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा, उसको करंट की मात्रा और अधिक चाहिए, तो नई आईसियाँ बनानी पड़ेगी कंपनी को, क्योंकि वहाँ पे नई रेगुलेटर आईसी नहीं बनाएंगे तो एक कॉइलों की संख्या बढ़ेगी अगर, तो वो रेगुलेटर आईसी कैसे मेंटेन कर पाएगा करंट को। इसीलिए वहाँ पे जो है करंट को मेंटेन करने के लिए वो अलग तरीके की सर्किट हमारी पावर आईसी के अंदर बनाई जा रही है, जिससे वो सीपीयू का रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। यानी उस सीपीयू के सेट के लिए वो एक आईसी का भी सेट बनता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें 7250B के बारे में पढ़ेंगे। 7250 और 7150L ये 3 पावर आईसियाँ होंगी। जिस भी फ़ोन में उस फ़ोन को आप रिपेयर कर सकते हो। OnePlus के फ़ोनों में भी 7250 दिखती है, उसके अंदर थोड़ा सा सर्किट चेंज आता है, वो चीज़ें भी हम समझेंगे।